Be honest, be smart. दोस्तों नमस्कार. लेट बिगिन विद द न्यू टॉपिक, हाउ टू हैंडल प्रीप्यूसल प्रोलैप्स इन केस ऑफ बुल्स. If the case is untreated, it leads to impotentia coendi and failure of reproduction. उससे क्या होगा, आपके सायर की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, और सायर की वैल्यू अगर ख़त्म हो जाती है तो उस सायर का फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है फार्म में रखने के लिए. तो दोस्तों, प्रीप्यूसल प्रोलैप्स एक ऐसा अफेक्शन है, इसका ट्रीटमेंट टाइम पे बहुत ज़रूरी है. अब देखो, प्रीप्यूसल प्रोलैप्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. प्रोलैप्स क्या होता है? प्रोलैप्स का सिंपल सा मतलब है किसी भी ऑर्गन का बाहर आ जाना बॉडी से, लेकिन वो बॉडी से अटैच रहता है लेकिन बॉडी से बाहर आ जाता है. जो उसकी नेचुरल पोजीशन होती है उसको छोड़ के वो बाहर आ जाता है. ठीक है, उससे क्या होता है दोस्तों, जो उसकी ल्यूमन की म्यूकोसा होती है जो कि ल्यूमन को कवर करके रखती है, वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाती है, तो उससे कॉम्प्लिकेशन आते हैं. अब बात करें प्रीप्यूसल प्रोलैप्स क्या है. प्रीप्यूसल प्रोलैप्स के केस में क्या होता है कि जो प्रीप्यूस की जो म्यूकोसा होती है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाती है ड्यू टू प्रोलैप्स ऑफ प्रीप्यूस. अब बात करें नॉर्मल कंडीशन में इंटरमिटेंट जो प्रोलैप्स होता रहता है, जो हम जनरली किसी भी बुल के अंदर देखते हैं, तो दोस्तों वो पैथोलॉजिकल या अफेक्टेड प्रोलैप्स नहीं है, सर्जिकल अफेक्शन नहीं है कोई भी. वो सिंपली बिहेवियर होता है, इनका एनाटॉमिक फीचर होते हैं जिसकी वजह से वो होता रहता है. बात करें क्या क्या एनाटॉमिकल फीचर होते हैं, तो दोस्तों प्री डिस्पोजिंग एनाटॉमिकल जो फीचर होते हैं जो लीड करते हैं इसको प्रीप्यूसल प्रोलैप्स को, वो पहला जो होता है वो पेंडुलसनेस जो होती है प्रीप्यूस की, वो होता है. दूसरी अगर हम बात करें तो जो लेंथ होती है प्रीप्यूस की, और तीसरी अगर हम बात करें तो ओरिफिसेस का जो साइज होता है उसकी वजह से भी ये प्रीडिस्पोज होता है. और सबसे मेन जो होता है दोस्तों वो होता है रिट्रैक्टर मसल्स. जो अपने पोल्ड ब्रीड्स होती हैं उनके अंदर ये रिट्रैक्टर मसल एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से इट प्रीडिस्पोजेज प्रीप्यूस टू बी प्रोलैप्स. ठीक है, अब प्रीप्यूस की कंडीशन क्या होती है प्रोलैप्स की, वो मैं आपको बताता हूँ. सपोज करो ये प्रीप्यूस है, ठीक है, ये प्रीप्यूस है, ये इसकी म्यूकोसा है. जैसे ही इसको कोई भी ट्रॉमा होता है या कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जिसकी वजह से इसमें स्वेलिंग क्रिएट होती है, तो ये म्यूकोसा यहाँ से आउटसाइड आने लगती है. ध्यान से देखना इसको. ये म्यूकोसा जो अभी ल्यूमन के कांटेक्ट में, ये ल्यूमन है, ये अब एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने लग जाएगी. ये देखो, तो ये है, ये म्यूकोसा है, और ये वाला पार्ट है बाहर का जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में था पहले, वो इन्वर्ट हो जाएगा. तो दोस्तों ये एग्जैक्टली प्रीप्यूसल प्रोलैप्स होता है. तो पहले प्रीप्यूसल प्रोलैप्स क्या होता है वो समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे. जो ये म्यूकोसा है, मैं वापस बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान दें. ये जो म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा अब एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आ जाती है. तो आपके माइंड में जब भी प्रीप्यूसल प्रोलैप्स को आप हैंडल करें तो आपके माइंड में सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो म्यूकोसा ल्यूमन के अंदर थी वो अब एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ चुकी है. अब जैसे ही वो म्यूकोसा जिसका नेचुरल बिहेवियर था ल्यूमन को कवर करके रखने का, वहाँ पे उसकी जो कंडीशंस थी वो अलग थी. अब जैसे ही वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो और ज़्यादा ट्रॉमा क्रिएट होता है उसके ऊपर, और इट लीड्स टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस. एब्सेस बन जाता है, लैसरेशंस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, ट्रॉमा होता ही जाता है, और फाइनली लीड्स टू फाइब्रोसिस. उस कंडीशन में क्या होता है, जो बाहर की म्यूकोसा होती है वो नेक्रोस्ड हो जाती है. अब जब वो नेक्रोस्ड हो जाती है तो हमें उसको हटाना पड़ता है. जनरली मोस्ट ऑफ वेटरनरियंस क्या करते हैं कि सपोज ये प्रोलैप्स पोर्शन है पूरा के पूरा, इसको यहाँ से काटा और यहीं पे सूचना लगा के जोड़ देते हैं. दोस्तों ये तरीका नहीं है, इसका सर्कमसीजन का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ये लेक्चर पूरा फोकस करके देखते हैं, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आप बहुत अच्छे से प्रीप्यूसल प्रोलैप्स को हैंडल कर लेंगे. देखो दोस्तों, जो प्रीप्यूसल प्रोलैप्स है वो दो तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है. पहला तो कंजर्वेटिव मेथड से, और दूसरा है सर्जिकल अप्रोच से. मेरा ये मानना है कि सर्जिकल अप्रोच पे आप तब तक ना जाएं जब तक आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को फॉलो ना कर लें. अगर आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को पूरा फॉलो करते हैं
तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ इट लीड्स टू कंप्लीट क्योर। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो नेक्रोस जितनी हो जाता है, पूरा डेब्रिस क्रिएट हो जाता है म्यूकोसा का, बाहर जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहती है, प्रोलेप्स पोर्शन इतना लंबा हो जाता है कि उसको रिसेट करना पड़ता है, वहाँ से उसकी रेडिकल सर्जरी की ज़रूरत होती है। रेडिकल सर्जरी क्या होती है? कोई भी ऐसा पोर्शन जो डैमेज हो गया उसको रिसेट करके बॉडी से अलग कर देना, ये रेडिकल सर्जरी होती है। तो रेडिकल सर्जरी है एक तरह की जो प्रीप्यूसल प्रोलेप्स की सर्कमसीजन टेक्निक है, इट इज़ ए रेडिकल सर्जरी, इट इज़ ए रेडिकल सर्जरी। तो ये रेडिकल सर्जरी आप जब ही करें जब आप फर्स्ट ये अटैम्प्ट कर लें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो चुका है या नहीं, उसके बाद क्या कंडीशन रही है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद। तो मैं आपको यहाँ पे 2 ट्रीटमेंट बताऊँगा, इसके कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और दूसरा है सर्जिकल अप्रोच। अब दोस्तों इसके कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के टाइम पे आपको एक ही चीज़ 2 चीज़ याद रखनी है, यूरिनरी इनकंटिन्यूएंस नहीं होना चाहिए, मतलब यूरिन का कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए। अगर आपने यूरिन के फ्लो को रोक दिया तो उससे क्या होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ता जाएगा, BUN क्रिएटिनिन ये लेवल चेंज होते हैं, जिससे सिस्टेमिक पैथोलॉजी क्रिएट होती है और वो वैसी सिस्टेमिक अफेक्शंस की वजह से ही मर जाता है एनिमल। तो इसलिए आपको क्या यूरिनरी इनकंटिन्यूएंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो पेनिस है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर पेनिस डैमेज हो जाता है किसी भी कंडीशन से तो दोस्तों फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मैंने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी ऑयल बेस्ड एंटीबायोटिक के साथ मैक्स सल्फेट पाउडर मिक्स करके और उस पर लगा देना है और उसको बैंडेज कर देना है। उससे क्या होगा, ईडिमा रिड्यूस हो जाएगा और जैसे ही ईडिमा रिड्यूस हो जाएगा आप उसको वापस अंदर डाल दीजिए और उसके बाद नीचे परसिस्टिंग सूचर लगा दीजिए। 5 से 6 दिन बाद वो परसिस्टिंग सूचर हटा दीजिए। अगर स्वेलिंग क्रिएट हो रही है तो परसिस्टिंग सूचर 2 या 3 दिन में हटा दो, वरना क्या होगा, फर्दर लीड्स टू नेक्रोसिस। तो मैं आपको बता रहा हूँ आप फर्स्ट अटैम्प्ट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का लीजिए, उसके बाद ही। हम बात करें यहाँ पे मैक्स सल्फेट की, तो दोस्तों मैक्स सल्फेट क्या करता है, जो भी डेब्रिस या नेक्रोस टिश्यू होता है उसको स्लफ आउट करके वहाँ से निकाल देता है और स्वेलिंग कम हो जाती है, वहाँ पे ईडिमा रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसको वापस डाल दिया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सर्जिकल टेक्निक जो है सर्कमसीजन। व्हाट इज सर्कमसीजन टेक्निक, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों देखते हैं सर्कमसीजन की टेक्निक क्या है। सपोज ये प्रोलैप्स्ड मास है, ये वो म्यूकोजा है जो ल्यूमन को कवर करके रखती थी लेकिन अभी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ चुकी है प्रोलैप्स की वजह से। अब दोस्तों ये क्या नेक्रोस्ड हो जाती है धीरे धीरे। जैसे जैसे प्रोलैप्स क्रोनिक होता जाएगा, क्योंकि क्रोनिक प्रीप्यूसल प्रोलैप्स को ही सर्कमसीजन टेक्निक से हैंडल करना है दोस्तों, एक्यूट को मत कर देना। तो इसके अंदर क्या होता है, ये डैमेज होती जाती है जैसे जैसे नेक्रोस्ड होती जाती है। अब इसको हमें यहाँ से इस नेक्रोस्ड पोर्शन को अगर हम इसको वापस अंदर डाल देते हैं तो ये नेक्रोस्ड पोर्शन वापस इन्फेक्शन क्रिएट करता है, क्योंकि दोस्तों प्रीप्यूस के अंदर पहले ही इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर थोड़ा भी ट्रॉमा क्रिएट होता है ना तो ये वहाँ पे एब्सेस क्रिएट कॉज कर देते हैं, एब्सेस कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब इसको रिसेट करना पड़ेगा यहाँ से। अब इसकी जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं सर्कमसीजन टेक्निक। सर्कमसीजन टेक्निक में क्या करते हैं कि 2 सर्कुलर इंसिजन को एक हॉरिजॉन्टल या लॉन्जिट्यूडनल इंसिजन से कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों सर्कमसीजन टेक्निक में क्या करते हैं, 2 सर्कुलर इंसिजन्स को एक लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन से कनेक्ट कर देते हैं और अंडरमाइनिंग करके पूरा की पूरा ऊपर से जो म्यूकोसा है उसको हटा के फेंक देते हैं और जो 2 एंड बच जाते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल उनको सूचर कर देते हैं। अब देखो ये है क्या, मैं आपको यही क्लियर समझाने के लिए ये वीडियो बनाया मैंने। देखो ये पूरा पूरा म्यूकोसा जो है ये डैमेज है। अब हमें क्या करना है, एक सर्कुलर इंसिजन तो यहाँ लगाना है और एक सर्कुलर, ये हो गया प्रॉक्सिमल पोर्शन इसका, ये हो गया डिस्टल पोर्शन। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल पोर्शन है, ये डिस्टल पोर्शन है प्रोलैप्स मास का। तो एक सर्कुलर इंसिजन जो कि डीप नहीं होना चाहिए, अगर ये डीप हो गया और इलास्टिक लेयर को इन्वॉल्व कर लिया तो दोस्तों फिर ये कभी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है, सुपरफिशियल इंसिजन लगाना है यहाँ पे, सिंपली सुपरफिशियल इंसिजन। आफ्टरवर्ड्स 1 सुपरफिशियल इंसिजन यू शुड मेड एट डिस्टल एंड। अब इस सुपरफिशियल इंसिजन को कनेक्ट कर देना है आपको
एक लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन से, जो भी सुपरफिशियल होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन भी। अब क्या होगा, धीरे धीरे इसको यहां से अंडरमाइनिंग करते चलना है। तो क्या कंडीशन आ जाएगी, जैसे जैसे आप अंडरमाइनिंग करते जाओगे ये पूरी की पूरी इसकी एक थिन लेयर हटती जाएगी, जो कि डैमेज्ड एंड नेक्रोज है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हमें यहाँ से स्लफ आउट करना ही है। तो अंडरमाइनिंग करते करते पूरी की पूरी शीट इसकी निकल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस एंड को और इस एंड को इसको पास लाना है और 2 लेयर के अंदर इसको सूचर कर देना है। जो इलास्टिक लेयर होती है, जैसे जैसे आप अंडरमाइनिंग करोगे नीचे जो लेयर आएगी वो इलास्टिक लेयर आएगी, उसको आपको सूचर कर देना है एब्जॉर्बेबल सूचर से। और जो उसके ऊपर की एपिथेलियल लेयर है उसको आपको सूचर कर देना है किससे, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर से। अब जैसे ही आप उसको जोड़ देंगे तो ये धीरे धीरे यहाँ पे जो स्वेलिंग है ये पूरी की पूरी है रिड्यूस जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप इस पे इलास्टिक लेयर पे सूचर लगाएं तो हमेशा 12, 3, 6 और 9 इस पोजीशन पे सूचर लगाएं। सपोज करो ये राउंड एरिया है डिस्टल एंड का, तो एक सूचर ऐसे, एक सूचर ऐसे, एक सूचर ऐसे, एक सूचर ऐसे। उसके बाद आप इसको और सूचर से कवर करें। अगर आप स्टार्टिंग से ऐसे ही चलेंगे सूचर करते करते तो उससे क्या कंडीशन होती है, रिंकलिंग हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, वो पूरा कॉस्मेटिक अपीयरेंस नहीं रह पाता और कई बार यूरिनरी इनकंटिन्यूएंस कॉज करता है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इस ट्रीटमेंट में 2 ही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो है क्या, यूरिनरी इनकंटिन्यूएंस नहीं होना चाहिए, और दूसरा है पेनिस डैमेज नहीं होना चाहिए। तो जब भी ये आप हैंडल करें तो पेनिस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें इसके अंदर, और उसको एक टॉल क्लैम्प से उसकी ट्यूनिक एल्बुजिनिया के साथ उसको बाहर खींच के रख लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पेनिस डैमेज हो सकता है, वो भी सर्जरी के अंदर इंक्लूड हो सकता है। उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, आपको बाहर निकाल लेना है। अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पे एक टॉर्निकेट लगा दीजिए, पूरा टॉर्निकेट, और उसके बाद 2 इंसिजन लेके और पूरा स्लफ। अब मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखो सपोज करो ये प्रोलैप्स पोर्शन है, ये पूरा के पूरा क्या है, प्रोलैप्स पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से ये प्रोलैप्स पोर्शन है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे ट्रीटमेंट दूंगा, कैसे इसका सर्जिकल करेक्शन करूंगा, देखो एक इंसिजन तो यहाँ लगाना है पूरे पे राउंड पे, एक इंसिजन यहाँ लगाना है। तो ये तो 2 सर्कुलर इंसिजन हो गए सर्कमसिजन के, और इन दोनों इंसिजन, जब ये इंसिजन आप यहाँ पे लगा देंगे तो इन दोनों को कनेक्ट कर देना है किससे, लॉन्जिट्यूडनल इंसिजन से। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन है, जैसे जैसे आप इसको कनेक्ट कर दोगे उसके बाद यहाँ से जहाँ लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन है यहाँ से इसके अंडरमाइनिंग शुरू करनी है। जैसे जैसे आप इसके अंडरमाइनिंग शुरू करोगे तो क्या कंडीशन होगी, ये लेयर ऐसे पूरी की पूरी निकल जाएगी। अब जो ये लेयर निकली है दोस्तों, ये है क्या, नेक्रोस्ड म्यूकोसा, जो ल्यूमन को कवर करके रखती थी, लेकिन अभी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ गई है, तो ये पूरी की पूरी निकाल देनी। अब उसके बाद क्या कंडीशन होगी, ये जो, क्योंकि ये फर्म थी, जो म्यूकोसा थी ये फर्म थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से रिट्रैक्ट बैक नहीं हो पा रहा था। अब जो ये पूरी की पूरी अंडरमाइनिंग के नीचे की जो लेयर है ये इलास्टिक है, ठीक है। तो इसको आप क्या ईजिली ऐसे जोड़ सकते हो। अभी तो ये थोड़ा टाइट है ये पाइप, तो इसको क्या ईजिली जोड़ सकते हो, ठीक है। तो 2 लेयर में सूचर करना है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये सर्कमसिजन की टेक्निक है। इसमें सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ एग्जैक्टली प्रीप्यूशियल प्रोलैप्स। क्योंकि हम सिंपली क्या सोचते हैं कि एक चीरा यहाँ लगाओ, एक चीरा यहाँ लगाओ, या कई तो क्या करते हैं कि एक चीरा यहाँ लगाओ, इसको काट के फेंक दो और यहीं पे सूचर कर दो। ये नहीं होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसका जो पूरा थीम है वो ये है कि पहले आप ये समझो कि प्रीप्यूशियल प्रोलैप्स वास्तव में क्या है। प्रीप्यूशियल प्रोलैप्स का मतलब होता है कि जो म्यूकोसा है उसको, वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में अब आ चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो उसको वहाँ से हटाना है हमें, तभी हम इसको ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कंडीशन थी। अब ये जो होता है ये पोल्ड ब्रीड के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें रिट्रैक्टर मसल होती नहीं है, जिससे कि वो बैकआउट नहीं हो पाते। अब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो इंटरमिटेंट
प्रीप्यूसल प्रोलैप्स होता है, जो इंटरमिटेंट नेचुरल बिहेवियर होता है जो एनिमल का, उसकी वजह से भी थोड़ा प्रीप्यूसल प्रोलैप्स होता रहता है। मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो शो करूँगा, उसमें आप देख सकते हैं कि जो इंटरमिटेंट नेचुरल नॉन पैथोलॉजिकल प्रीप्यूसल प्रोलैप्स क्या होता है, वो आप देख सकते हैं फ़ोटो के अंदर। दोस्तों जो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे इसको ट्रॉमा लगता है, जैसे ही इस प्रीप्यूस को ट्रॉमा लगता है, अगर ये ट्रॉमा सुपरफिशियल है तो दोस्तों कोई टेंशन की बात नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इसको कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। सिंपल से बीटाडीन वगैरह से फ्लश करेंगे या हाइड्रोजन परऑक्साइड से फ्लश करेंगे तो ये रिकवर हो जाता है। अगर ये ट्रॉमा इलास्टिक लेयर को इन्वॉल्व कर लेता है, व्हाट आई टोल्ड, इलास्टिक लेयर को इन्वॉल्व कर लेता है, तो उससे क्या होता है, प्रोलैप्स इंक्रीज होता जाता है, धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ती जाती है, प्रोलैप्स इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि रिट्रैक्टर मसल है नहीं तो उनको पीछे खींच नहीं सकते वापस से प्रोलैप्स पोर्शन को, वरना अगर रिट्रैक्टर मसल होती तो हो सकता है कि वॉल्यूंट्री बैक कर लेता है एनिमल, लेकिन अब रिट्रैक्टर मसल है नहीं तो प्रोलैप्स पोर्शन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे प्रोलैप्स पोर्शन बढ़ता जाता है वो फर्दर ट्रॉमा गेन करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट से ट्रॉमा तो आता ही है और एब्सेस क्रिएट हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पहले ही होते हैं प्रीप्यूस के अंदर। तो इससे क्या होता है, फर्दर ट्रॉमा होने की वजह से क्रॉनिक केस में फाइब्रोसिस हो जाता है। अब इस कंडीशन में हमें वो म्यूकोसा वहाँ से निकालनी होगी, तभी वो वापस से जुड़ पाएगा। तो दोस्तों मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ, जब भी आप किसी प्रीप्यूसल प्रोलैप्स के केस को देखें तो आपको 2 अटैम्प्ट लेने हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना है और सेकंड अटैम्प्ट में आपको क्या करना है, अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता है तो सर्जिकल अप्रोच की तरफ जाना है। तो सेकंड अटैम्प्ट सर्जरी का होता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं करना है, ऑयल बेस्ड एंटीबायोटिक के साथ मैग्नीशियम सल्फेट को मिक्स करके उसके पाउडर को और उसको वहाँ पे प्रीप्यूसल मास्क के ऊपर लगा देना और वहाँ पे उसको बैंडेजिंग कर देनी है, और उससे पहले आपको वहाँ पे रबर ट्यूब इंसर्ट कर देनी है प्रीप्यूसल कैविटी के अंदर। अगर आप यूरिनरी इनकंटिन्यूएंस को मेंटेन कर लेते हैं तो ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के करने के बाद भी एनिमल ठीक नहीं हो रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस सर्जिकल अप्रोच के ऊपर जाना है। सर्जिकल अप्रोच में आपको पहले बता चुका हूँ, कुछ भी नहीं करना है, 2 सर्कुलर इंसिजन लगा के उसको लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन से कनेक्ट करके पूरी की पूरी जो म्यूकोसा है जो नेक्रोस्ड हो चुकी है उसको स्लफ आउट करके और दोनों प्रोक्सिमल डिस्टल एंड को एनास्टमोस्ट कर देना है 2 लेयर के अंदर। इलास्टिक लेयर को आपको किससे करना है, एब्जॉर्बेबल सूचर से, और जो एपिथेलियल लेयर है उसको नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर से 3, 6, 9 और 12 पोजीशन पे पहले लगाने हैं, उसके बाद बाकी सूचर लगाने हैं ताकि रिंकलिंग ना हो। ठीक है, तो दोस्तों ये टेक्निक्स थी। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मैंने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय